नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, जिसको कि आईपीओ भी बोलते हैं। और आईपीओ का एक अलग ही क्रेज़ है स्टॉक मार्केट में। ये वीडियो आईपीओ के पूरे प्रोसेस को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाएगी। सबसे पहले हम समझेंगे आईपीओ क्या होता है, देखेंगे आईपीओ इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज़ कौन कौन सी है, शेयर होल्डर कोटा क्या होता है, आईपीओज़ के कुछ मिथ्स एंड ट्रूथ्स है उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे, और ग्रे मार्केट प्रीमियम का क्या रोल है, ये सब मैं आज इस वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। तो आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को ऑफ़र करती है ताकि आम इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वेस्ट कर सके और कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद के उसके छोटे से मालिक बन सके। इससे कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बन जाती है और लोग उसके ओनर बन जाते हैं। ये आईपीओ बाइसिंग को रिमूव करता है, मतलब कि शेयर को ख़रीदने बेचने में किसी से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता किसी के साथ, उसको डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आईपीओ अलॉट होता है। तो अब जानते हैं आईपीओ इन्वेस्टर कैटेगरीज कौन कौन सी है जो आईपीओज़ में है। तो सबसे पहली कैटेगरी आती है क्यूआईबी, जिसको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं। इस कैटेगरी में आते हैं म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज़ और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनके लिए लगभग 50% का इशू रिज़र्व होता है आईपीओ में। फिर एक कैटेगरी होती है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इंडिविजुअल भी हो सकती है और फर्म्स भी हो सकते हैं, यानी मैं और आप भी अगर 2 लाख से ज़्यादा का एक सिंगल पार्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इस कैटेगरी में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 सिनेरियोज़ हम कंसीडर कर सकते हैं। अंडर सब्सक्राइब्ड आईपीओ। अंडर सब्सक्राइब का मतलब है कि जितने गुना उसको जो मार्केट में शेयर्स उसको अलॉट करने हैं उससे कम बिड आई हो। उस केस में क्या होगा कि सभी एलिजिबल एप्लीकेंट्स को आईपीओ मिल जाएगा और जो बचे हुए शेयर्स हैं वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे मिल जाएंगे, प्रोरेटा बेसिस पे। और दूसरा सिनेरियो है अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो फिर क्या होगा, एक कंप्यूटराइज लॉटरी होगी और लॉटरी के बेसिस पे इसमें भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा। थर्ड कैटेगरी अपनी आती है रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो कि 2 लाख से कम इन्वेस्ट करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द जो मेन बोर्ड आईपीओज़ होते हैं जिनका प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड होता है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% इशू रिजर्व होता है। बट जैसे लॉस मेकिंग कंपनी है कुछ, या सेबी के कुछ स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज़ है, तो फिर उस केस में ये 10% तक भी हो सकता है। तो सेबी एक अलॉटमेंट डिसाइड करती है कि किस आईपीओ में 10% से 35% कितना परसेंटेज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रहेगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जो कि है एम्प्लॉई कैटेगरी या शेयर होल्डर कैटेगरी। ये एक्चुअली इसको एक सब कैटेगरी बोलते हैं जिसमें एम्प्लॉई जो है कोटा इसमें रिज़र्व होता है उनके लिए, और उनको कुछ डिस्काउंट में भी शेयर्स ऑफर होते हैं। और अब ये जो शेयर होल्डर्स है तो उस केस में जो पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो आरएचपी फाइल करने वाली डेट के पहले अगर उनके पास एक भी शेयर है उस पेरेंट कंपनी का तो फिर वो इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी स्लाइड्स में। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। ये एक अनऑफिशियल मार्केट होता है जहां आईपीओ के शेयर लिस्टिंग के पहले ही ट्रेड होने लगते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टर का सेंटीमेंट और एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस का अंदाज़ा लगाया जाता है। ध्यान रहे, जैसा कि मैंने लिखा है, ये मार्केट सेबी या एक्सचेंजेस के अंडर रेगुलेट नहीं होता है, ये इनफॉर्मल होता है। जीएमपी से बस आपको एक आइडिया लगता है कि शेयर्स की लिस्टिंग कहाँ पर हो सकती है। जीएमपी जो है रिस्की भी होता है क्योंकि एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस अक्सर जीएमपी से अलग होती है, तो सिर्फ जीएमपी के बेस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना ठीक नहीं है। अब इन्वेस्टर्स आईपीओ अप्लाई कैसे कर सकते हैं? एक तो एएसबीए के थ्रू, जिसको एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अकाउंट बोलता है, यानी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप आईपीओज अप्लाई करते हैं। आपका पैसा अकाउंट में ही ब्लॉक होता है। अगर अलॉटमेंट मिलता है तो फिर पैसा डिडक्ट होता है, अदरवाइज अलॉटमेंट नहीं मिलने की स्थिति में नेक्स्ट वर्किंग डे पैसा अनब्लॉक हो जाता है। ये जो ऑप्शन है वो सभी कैटेगरी के लिए होता है, चाहे रिटेल इन्वेस्टर्स हो, बिग एचएनआई से इन्वेस्टमेंट करना चाहे एचएनआई में करना चाहे। अब दूसरा तरीका है यूपीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना। अब ये मेनली रिटेल इन्वेस्टर्स ही इसको फॉलो करते हैं। आप ब्रोकर्स जैसे कि ज़ीरोधा ग्रो से आप अप्लाई कर सकते हो
बस UPI ID उसमें डालना होता है। ये भी फास्ट और कन्वीनियंट तरीका है। ये SHNI और रिटेल कैटेगरीज के लिए होता है। बिग HNI में आप अभी फ़िलहाल इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसकी जो लिमिट है वो 5 लाख तक की है, और बिग HNI में मिनिमम एप्लीकेशन जो लिमिट लगानी होती है वो 10 लाख के ऊपर की होती है। अब कुछ मिथ्स एंड ट्रुथ्स क्या है, चलिए अब बात करते हैं इसके बारे में। अब जो फर्स्ट पॉइंट है कि बहुत लोग सोचते हैं कि GMP तो गारंटी देता है लिस्टिंग गेन का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। GMP सिर्फ एक इंडिकेटर है, लिस्टिंग प्राइस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, वो बिल्कुल इससे अलग हो सकता है। नेक्स्ट है कि अप्लाइंग मल्टीपल लॉट इंक्रीजेस चांसेस ऑफ एप्लीकेशन, यानी एक ही ID से अगर हम बहुत सारे लॉट लगा दें तो हमारे अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर वो ओवर सब्सक्राइब्ड IPO हुआ तो पहले SEBI का रूल है कि सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, तो सबको पहले एक लॉट दिया जाएगा। अगर वो अंडर सब्सक्राइब्ड IPO हुआ तब जाके वो एक लॉट मिलने के बाद बाकी जो शेयर्स है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट होगा, जिन लोगों ने मल्टीपल लॉट्स लगाए होंगे उनके बीच में। नेक्स्ट मिथ है मल्टीपल डीमैट एप्लीकेशंस से लगा दें, कि जैसे ग्रो से भी लगा दिया, ज़ेरोधा से भी लगा दिया, धन से भी लगा दिया, तो ये भी गलत है। तो दोस्तों ऐसे केस में एप्लीकेशन बिल्कुल रिजेक्ट हो सकती है। एक पैन से हमको एक ही एप्लीकेशन करना होता है, अनलेस अनटिल हम शेयर होल्डर कैटेगरी को जब हम इंक्लूड करते हैं तब हम 2 एप्लीकेशन उसमें लगा सकते हैं, एक शेयर होल्डर और एक अदर कोई कैटेगरी, जैसे कि रिटेल या स्मॉल HNI या बिग HNI। नेक्स्ट मिथ है कि अगर मैं लास्ट डे अप्लाई करता हूँ तो अलॉटमेंट चांसेस मेरे घट जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहे प्री अप्लाई करो चाहे लास्ट डे अप्लाई करो, बस हाँ आपकी बिड जो है वो लास्ट टाइम से पहले होना चाहिए और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास रिसीव हो जाना चाहिए, मैंडेट आपका अप्रूव हो जाना चाहिए, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाने चाहिए। जो हमेशा दोस्तों प्राइस बैंड में होता है। तो नेक्स्ट मिथ है कि जैसे 95 से 100 का प्राइस बैंड है, जनरली 5% का प्राइस बैंड होता है, तो मैं 95 में लगा दूं या 96 में लगा दूं। तो ऐसे केस में दोस्तों वो जो है आपको ओवर सब्सक्राइब्ड IPO में तो फिर आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं, इसलिए आपको अपर प्राइस बैंड में ओवर सब्सक्राइब्ड केस में अगर आपको IPO चाहिए तो आपको अपर प्राइस बैंड पे ही IPO लगाना चाहिए। अब अलॉटमेंट चांसेस IPO के बढ़ाएं कैसे? सबसे बढ़िया है मल्टीपल डीमैट अकाउंट खोलो दोस्तों। फैमिली मेम्बर्स के नाम के सभी के डीमैट खोलो और सभी के ID से एक एक एप्लीकेशन प्लेस करो, चाहे जिस भी ब्रोकर के साथ खोलो, लेकिन मल्टीपल जब डीमैट अकाउंट्स आप प्लेस करोगे, उससे प्लेस करोगे अपने एप्लीकेशन, तो ज़्यादा चांसेस होंगे आपको IPO मिलने के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोग करते हैं कि किस कैटेगरी में हम अप्लाई करें। जिनके पास सफिशिएंट कैपिटल है वो स्मॉल HNI में अप्लाई करें या रिटेल में करें या बिग HNI में करें। जनरली रिटेल के जो अलॉटमेंट चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। बिग HNI और स्मॉल HNI में हमको वॉच करना होता है कि किसके अलॉटमेंट चांसेस बेटर है। जनरली बिग HNI के चांसेस अच्छे हैं, बट बिग HNI में आपको 10 लाख की कैपिटल चाहिए होती है, वो सभी के पास अवेलेबल नहीं होती है। तो तीनों में हमको लास्ट डे में एक कोरिलेशन चेक करना चाहिए कि किसके अलॉटमेंट चांसेस अच्छे हैं, उसके बेसिस पे आप बिग HNI या रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं IPO पार्ट 2 की तरफ, जहां हम डिटेल प्रोसेस समझेंगे कि कंपनी पैसे क्यों रेस करती है, फ्रेश इशू वर्सेस ऑफर फॉर सेल क्या होता है, IPO प्रोसेसिंग कैसे होती है, हाँ शेयर होल्डर क्या होता है। बहुत ही नोटोरियस है ये, टाटा टेक और बजाज फाइनेंस के बाद, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बाद बहुत ही लाइमलाइट में आया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनीज पैसा रेस क्यों करती है। तो मेनली कंपनीज जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, अपनी मार्केट रीच बढ़ाने के लिए IPO ले आती है और उसका पैसा वो बिज़नेस को एक्सपेंड करने में लगा सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा सकती है, अपने कर्ज को चुकाने में लगा सकती है, या अपने वर्किंग कैपिटल नीड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में लगा सकती है। और कुछ कंपनीज़ की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती है, जैसे कि अपर लेयर NBFCs के लिए एक रूल आया था सेबी का
कि उसको अपर लेयर एनबीएफसी में जाने के 3 साल के अंदर पब्लिक जो है बनना ज़रूरी है, यानी स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होना ज़रूरी है। तो इन सब रिक्वायरमेंट से कंपनीज जो है अपना आईपीओ लेके आती है। अब फ्रेंड्स हम समझते हैं कि फ्रेश इशू और ऑफ़र फॉर सेल क्या होता है। फ्रेश इशू का मतलब क्या हुआ? फ्रेश इशू में कंपनी नया शेयर इशू करके पैसा रेस करती है। ओएफएस में कंपनी जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो उसके होते हैं, जो प्रमोटर्स होते हैं, वो अपने शेयर जो है वो सेल करते हैं। तो इसमें जो सारा पैसा है ऑफ़र फॉर सेल में वो प्रमोटर्स के पास चला जाता है और फ्रेश इशू में जो है वो कंपनी के पास आता है। अब इसका फ़ायदा नुकसान क्या है? अब जो फ्रेश इशू है उसमें जो है कंपनी को बेनिफिट होता है, बट ऑफ़र फॉर सेल में प्रमोटर्स को बेनिफिट होता है। वो डायरेक्ट बेनिफिट तो कंपनीज को नहीं होता, बट इनडायरेक्ट बेनिफिट्स की जो मैंने बात की थी कि मार्केट रीच एंड कस्टमर बेस, ये जो है बढ़ाने में आईपीओ लाने से मदद मिलती है। तो जनरली जो मार्केट है वो फ्रेश इशू को अच्छा कंसिडर करती है, बट ऑफ़र फॉर सेल को वो उसी में अच्छा कंसिडर करती है जब उसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होती है। अब दोस्तों आईपीओ का प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले कंपनी मर्चेंट बैंकर या लीगल एडवाइज़र और ऑडिटर को अपॉइंट करती है। ये क्या है? कंपनी के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। ये सब करने के बाद DRHP फॉर्म होता है। ये ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। ये सेबी के पास फाइल किया जाता है। सेबी इसको रिव्यू करती है। उसके बाद जो है प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है और अनाउंस किया जाता है। अब तीसरे वर्किंग डे में जब इशू क्लोज हो जाता है तो जो चौथा वर्किंग डे होता है वो अलॉटमेंट डे होता है, और जो उससे जो नेक्स्ट डे होता है 5वां वर्किंग डे, उसमें शेयर्स डीमैट में क्रेडिट होते हैं या तो अनब्लॉकिंग होती है। अब जो 6th वर्किंग डे होता है उसमें स्टॉक लिस्ट होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे उसका लिस्टिंग प्राइस डिसाइड होता है और वो उस प्राइस पे लिस्ट होता है। अब उसके बाद वो गिर भी सकता है, ऊपर भी जा सकता है, वो नॉर्मल ट्रेडिंग के जैसे फिर होता है। तो ये शेयर होल्डर कोटा होता क्या है? शेयर होल्डर कोटा फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें आप मल्टीपल एप्लीकेशंस कर सकते हो। यानी अगर आप एक रिटेल एप्लीकेशन कर रहे हो तो उसके साथ साथ एक शेयर होल्डर कोटा भी एप्लीकेशन कर सकते हो, और इससे क्या है आपके अलॉटमेंट चांसेस डबल हो जाते हैं क्योंकि आप 2 एप्लीकेशन एक ही पैन से कर सकते हो। तो ये अच्छे आईपीओस के केस में जो कि सब्सिडरी कंपनी है और उसका डिमांड अच्छा है मार्केट में, तो उस केस में ये शेयर होल्डर कोटा कमाल का तीर साबित हो सकता है। बट ये चीज़ का ध्यान देना है कि ये उन्हीं आईपीओज़ में मिलता है जिसमें आरएचपी में लिखा रहे कि हाँ शेयर होल्डर कोटा मिलेगा। डीआरएचपी से इससे कोई फ़र्क नहीं है, आरएचपी में लिखा होना ज़रूरी है। जो शेयर होल्डर की सभी के लिए जो लिमिट जनरली होती है वो 2 लाख तक होती है। कुछ आईपीओज़ में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी आ सकता है, बट ज़्यादातर जो आईपीओज़ आते हैं वो 2 लाख से कम वाले आते हैं शेयर होल्डर की कैटेगरी में। अगर शेयर होल्डर कोटा वाला जो पार्ट है उसमें सब्सक्रिप्शन 13 गुना से कम रहा तो फिर आपको 13 लॉट लगाने पे 1 लॉट मिलेगा ही मिलेगा। अगर अंडर सब्सक्राइब्ड केस है तो फिर आप तो शेयर होल्डर कोटा में जितने लॉट लगाओगे उतने लॉट आपको मिलेगा। 13 लॉट लगाओगे तो आपके सबसे ज़्यादा चांसेस है, 1 लॉट लगाओगे तो आपका 1/13 का चांस होगा। वो डिपेंड करेगा कि शेयर होल्डर कोटा वाले कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है। दोस्तों अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को ट्रैक करना चाहते हो तो हम सर्च करते हैं आईपीओ जीएमपी। अब इस वेबसाइट को मैं यूज़ करता हूँ। इसमें आप देख सकते हो कि ओरकला का डेट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। स्टर्स एंड लेंसकार्ट 2 आईपीओज़ अभी लाइव हैं। तो अब लेंसकार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसमें 24% के आसपास का जीएमपी दिखा रहा है। अब इसमें आप सब्सक्रिप्शन भी देख सकते हो कि कितना है, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो लेंसकार्ट का 1.32 गुना अभी रिटेल में सब्सक्राइब हुआ है। मैं इन वेबसाइट्स के बजाय एनएससी को फॉलो करता हूँ। एनएससी में आप जा कर के आईपीओ सेक्शन में जाके वहाँ एक्चुअल लाइव सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं लाइव एप्लीकेशन ऑफ आईपीओ। आईपीओ लगाते कैसे हैं? तो दोस्तों अब मैंने यहाँ ग्रो में अपने अकाउंट में लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा आईपीओ, लुकिंग फॉर रीसेंट आईपीओ। अब आईपीओ में यहाँ पे 4 सेक्शंस हैं। इसमें हमको जैसे लेंसकार्ट अप्लाई करना है तो लेंसकार्ट का दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लेंसकार्ट पे अप्लाई क्लिक करते हैं।
तो रेगुलर कैटेगरी में आप देखो अप्लाई अप टू 2 लाख, जैसा कि मैंने बताया था कि ये रिटेल कैटेगरी है, 2 लाख से कम लोग वाली इस कैटेगरी में अप्लाई करें। एम्प्लॉय आप इस कंपनी के हैं नहीं तो इसमें अप्लाई ना करें, नहीं तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। जो लेंसकार्ट के एम्प्लॉय है सिर्फ वही इन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। देन एक कैटेगरी है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अगर आप इसमें सेलेक्ट करते हो तो पहले मैं एक दिखा देता हूँ। तो इसमें जो डेटा आ रहा है वो 4,90,000 ये मैक्सिमम लॉट लिखा हुआ है HNI का, क्योंकि अलॉटमेंट क्राइटेरियाज़ है जो UPI का, उसमें 5 लाख तक की हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको बिग HNI में लगाना है तो यहाँ से नहीं होगी एप्लीकेशन, स्मॉल HNI में यहाँ पे एप्लीकेशन हो सकती है। इसमें से मैक्सिमम आपको हटाना पड़ेगा और फिर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो गया कि आपको 5 से 18 जो है शेयर्स का एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जो कि होता है 2 लाख से जस्ट अबव। तो ये SHNI में अप्लाई हो जाएगा, बट ये SHNI का मिनिमम क्राइटेरिया है। अब आप इसमें एडिशनल जो है अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ा दो तो आपके लॉट इधर देखो बढ़ रहे हैं, तो ये लॉट जो है आप बढ़ा सकते हो। जो रेगुलर कैटेगरीज में लगाने वाले हैं उनको रेगुलर सेलेक्ट करना है। नंबर ऑफ़ शेयर्स अपने को 15,000 से कम वाले लगाने हैं, क्योंकि ये ओवर सब्सक्राइब IPO हो रहा है। लास्ट डे आते आते ये इसका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 3-4 गुना हो जाएगा। तो फिर एक लॉट से ज़्यादा लगाने का कोई पॉइंट नहीं है दोस्तों अपना पैसा ब्लॉक करने के लिए। अब यहाँ पे क्लिक करके आपको बस यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। अब आपकी UPI ID यहाँ पर आ जाएगी, नहीं आएगी तो UPI ID एंटर करके अप्लाई IPO क्लिक कर देना है। बस अब आपका एप्लीकेशन ग्रो से हो गया। अब आपको मैंडेट आ जाएगी वर्किंग आवर में, उसको अप्रूव कर दीजिएगा, तब फिर आपका एप्लीकेशन जो है चला जाएगा, आपको मैसेजेस वगैरह भी आएंगे। और ग्रो में आप कुछ पढ़ भी सकते हो लेंसकार्ट के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो। तो इसमें ये बाइफर्केशन अभी तक क्या सब्सक्रिप्शन है, लेंसकार्ट के बारे में कुछ जानना है, देन उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसमें रिस्क क्या क्या है, ये आप पढ़ सकते हो। उसमें जो ग्रोथ है रेवेन्यू में वो क्या हो रही है। अगर दोस्तों रेवेन्यू में ग्रोथ डिक्लाइनिंग है तो ये एक रेड फ्लैग है। अगर एसेट जो है उसका डिक्लाइनिंग है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत है बहुत डिटेल में कि उसमें क्या हो रहा है, जो एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं। अगर प्रॉफिट जो है उसके डिक्लाइनिंग है, ये देखिए इन्होंने नेगेटिव प्रॉफिट पोस्ट किया था, ये इस साल जो है पॉजिटिव प्रॉफिट में आए हैं। तो जो प्रॉफिट ट्रेंड है वो हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए अच्छे कंपनीज़ का, क्योंकि वही तो उसका बेसिस है कि वो मार्केट को कैप्चर करती जा रही है। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि IPO कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने लाइव डेमो आपको दिखा दिया। तो दोस्तों ये था मेरे तरफ से IPO की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं उस वीडियो को बनाने का ट्राई करूँगा। वैसे आप इतने लास्ट तक रुके हो तो मैं उसमें अपना व्यू भी दे देता हूँ कि जो IPOs है मैं उसमें जल्दी ही एग्ज़िट प्लान करता हूँ। कहीं ना कहीं मार्केट उसके वैल्यूएशन को करेक्ट कर चुकी होती है और उसमें अपसाइड फॉर द टाइम बीइंग सैचुरेटेड होता है। वो IPO के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रेयर IPO आपको लगा है एंड मार्केट की उस समय का सिनेरियो क्या है। वैसे नेक्स्ट वीडियो मैं एक ट्रेंडिंग सब्जेक्ट में प्लान कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।